अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर गरज चमक। कहते हैं ऐसे खलंडरे शख्स को लाया गया जिसे मुल्क, मौशियत, आलमी तल्लुकात का कुछ पता नहीं था। नवाज शरीफ ने इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड को बड़ी हेरा फेरी, धांधली और करप्शन का केस करार दिया है। इसके साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि बताना होगा कि मुझ पर मुकदमात किसने बनाए, चूँकि मुकदमात जाली थे, और अब मुझे सिर्फ वजारत आला या वजारत उस्मा नहीं बल्कि इसके साथ साथ जिम्मेदारान का एहतसाब भी चाहिए। इसके साथ बात करेंगे कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात वबाल जान बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बार बार इंतखाबात भूल जाएं, हर काम बार बार नहीं हो सकता, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। तो दूसरी जानिब इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इसके नाज़रीन बात करेंगे कि नून लीग को इंतखाबात से कब सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई, और नवाज शरीफ की चौधरी शुजात के साथ मुलाकात के बाद नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। काफ लीग के साथ कितने हलकों में सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपके साथ खुसूसी मालूमात शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम हो चुकी है और अब तक कितने दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है। और इसके अलावा एक और स्टोरी पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन स्टील मिल्स के बाद और पीएसओ भी, इन दोनों कंपनियों के बाद एक बड़े माली बहरान का शिकार हो चुका है और बैंकों ने पीएसओ को कर्ज देने से इनकार क्यों किया है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार समीना पाशा साहिब, और उसके साथ लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ होंगे उसामा राना, आपका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया। समीना पाशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब ने आज दोबारा अपने कुछ माजी के अपने उन इरादों का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ वजारत उज़्मा या वजारत आला नहीं चाहिए, बल्कि जो उनके खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए थे वो किसने बनाए थे ये भी जानना चाहते हैं और उसके साथ साथ उनका एहतसाब भी चाहते हैं। क्या आप समझती हैं कि गाहे बगाए नवाज शरीफ साहब माजी के उन किरदारों का एहतसाब का मुतालबा करते हैं जिनसे मुतल्लिक लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कन्विंस किया था कि अब हमने आइंदा ये मुतालबा नहीं करना? क्या वाकई ही नवाज शरीफ साहब इनका एहतसाब चाहते हैं या सिर्फ आवाम को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए वो ऐसा मुतालबा करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि बुनियादी तौर पर अगर आप नवाज शरीफ साहब की सियासत देखें तो जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके बार बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं और जो भी उस वक्त के मामलात होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी चपकलिश जो है वो जारी रहती है। जो ये मामला हुआ था उनके साथ 2017 में जिसमें उन्हें सजा दी गई, नाअहल किया गया, और जो दीगर उनके ऊपर मुकदमात बने, उनके ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि जी इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की। लेकिन फिर आपने सही तौर पर कहा कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें जिस तरह से सेटलमेंट करके पीएमएलएन बज़ाहिर आई है तो उसके अंदर ये तयशुदा बात थी कि वो एहतसाब का मुतालबा नहीं करेंगे, एहतसाब की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हो ये रहा है कि सिचुएशन जो है वो पीएमएलएन के लिए ऑन ग्राउंड बड़ी मुश्किल और टफ हुई है। उसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको लेकर वो अवाम के पास जाएं, कैंपेन कर सकें। जब से मियां साहब आए हैं, सिवाय एक पहला जो उन्होंने जलसा किया, इस्तकबालिया जलसे से खिताब किया, उसके बाद अभी तक कोई जलसा उन्होंने नहीं किया। कोई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें ऑन ग्राउंड उनकी तरफ से नजर नहीं आ रही है, और हत्ता कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बयानिया होता है तो वो भी नजर नहीं आ रहा। वजह यही कि बयानिया नहीं है, तो बयानिया बनाने की कोशिश में दोबारा से वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। और जो लाडले का एक तासुर, एक टैग उनके साथ जुड़ा है, उस टैग को हटाने के लिए ये जरूरी है कि फिर वो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करें ताकि वो ये कह सकें कि देखें जी हम तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, और जो पुराने किरदार थे जिन्होंने हमेशा केसेस बनाए या वजीर आज़मों के साथ जो भी किया उसके ऊपर हम एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो लाडले का टैग हटाने के लिए ये एक बयानिया जो है उसको लेकर दोबारा से आ रहे हैं मार्केट में। तो ये बीच में चलता रहेगा, कभी किसी वक्त बात करेंगे और किसी वक्त नहीं भी करेंगे, क्योंकि फिर उधर से भी उन्हें मुश्किल पेश आएगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी अगर वो कमिटमेंट से इधर उधर होंगे तो। बिल्कुल ठीक। समीना साहब, क्या इसकी ये वजह हो सकती है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं मुसलसल नून लीग के ऊपर, लाडले का उन्होंने एक हवाले से भी बात की, उसके साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने डील की है, क्या जो पीपल्स पार्टी ने प्रेशर बिल्ड किया है उसकी वजह से नवाज शरीफ मजबूर होकर दोबारा उस बयानी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से माजी में उन्हें आवाम से खासा उन्हें रिस्पॉन्स मिलता रहा? यही वजह है? सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ओवरऑल ही आप देख लेना, सिर्फ बिलावल भुट्टो ने थोड़ी कहा है कि वो लाडले हैं।
जनरली आप एक ओवरऑल जो पूरा एक होता हुआ सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरह से उनकी वापसी हुई, जिस तरह से वो वापस आने के बाद भी जेल नहीं गए, जिस तरह से उन्हें एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की सहूलत दी गई, जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल मिला लाहौर जलसे में, जिस तरीके से उनकी बरियत के लिए यहाँ पर मुकदमात की समातें मुकर्रर हुई हैं और उन्हें बरी किया गया है। नैब ने बिल्कुल किसी चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं किया, हर चीज से हाथ खड़े कर लिए, ना हमें गिरफ्तारी चाहिए, ना हम सजा देना चाहते हैं, ना हम मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो पीछे हट गए हर चीज से। तो ये सब चीजें बड़ी ऑब्वियस थी। तो इसके ऊपर जो जनरली एक मीडिया में भी परसेप्शन था, जो अवाम में भी परसेप्शन था, जो पीटीआई ने भी कहा, जो पीपल्स पार्टी ने भी कहा, और हत्ता के अब तो जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप गार्जियन की स्टोरी देख लें, उन्होंने भी यही बात की। तो वो सारा जब एक प्रेशर बना के जनाब आप तो बिल्कुल एक लाडले का टैग लेके आप बैठ गए हैं और उसके साथ जाहिर है कि इलेक्शन में जाना इस तरह से मुश्किल हो गया। अपने लोग शायद खान अब्बासी साहब की आप कल की गुफ्तगू सुन लें, वो तक बिल्कुल ऐसे, तो फिर उस बारे में जाहिर है कुछ करना। सबीना, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब के जो नैरेटिव है और जो उनकी पॉलिसी अब तक सामने आ रही है उसके हवाले से भी बात करूंगा। उसामा राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नून लीग के कायद ने जो आज दोबारा एहतसाब का मुतालबा किया है, आप पार्टी के इजलास में यकीनी तौर के ऊपर शरीक होते होंगे, डिस्कशंस रहती होंगी, क्या ये सिर्फ आवाम के अंदर अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ऐसा मुतालबा किया जा रहा है, या वाकई आपको लगता है कि पार्टी संजीदा है और पार्टी का हदफ सिर्फ वजारत आला पंजाब में या मरकज में वजारत उज़्मा नहीं है, बल्कि उन किरदारों को भी बेनकाब करना है, कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहती है पार्टी जिन्होंने माजी में नून लीग के कायद और दीगर क़यादत के खिलाफ उन्होंने मुकदमात बनाए और नून लीग का दावा है कि वो जाली मुकदमात थे? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो पहले तो। और दूसरा, ये जो आपने बात की कि ये जो इजलासों में और नवाज शरीफ ने ये जो एहतसाब की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो वापस अपने मुल्क में इतने टाइम के बाद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद वापस आए हैं, तो ये एक इंतहाई संजीदा बात है कि जो आप कोर्ट्स में रोज देख रहे हैं और नैब के मामलात आप देखें या जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई 2017 पनामा के ऑनवर्ड्स, तो अब आप देखें कि वो सब कोर्ट्स और सब ये चीजें प्रूफ हो रही हैं, जिस तरह वो बरियत होती जा रही है, उनकी एवन फील्ड हो, चाहे वो नैब के मामलात हो, तो ये इस बात का सबूत है कि वाकई उस टाइम पे जो लोग मतलब बरसरे इक़्तिदार तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग इन पावर थे, जो लोग स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ये खिदमत का उन्होंने सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तानी कौम का, उसको जारी रखें, और उसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। तो मैं ये समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार का मुतालबा कर रहे हैं तो ये अबाउट टाइम है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई टाइम हो सकता है। और दूसरी बात ये रही कि जैसे आपने बात की कि उनको बयानिया बनाने की जरूरत पड़ रही है, अब ये मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काम है और जो इस कौम के लिए खिदमात हैं, वो 2013 से ऑनवर्ड्स देख लें या जब जब इक़्तिदार में आए, तो मेरे ख्याल में वही उनका बयानिया काफी है कौम को उन पर दोबारा एतबार करने के लिए या एतमाद करने के लिए। और मैं नहीं समझता कि उनको किसी एहतसाब का मतलब सहारा लेने की जरूरत है या इस तरह का बयानिया के सहारा लेने की जरूरत है कि वो कोई नया बयानिया बनाएं और लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी को जज करें। 21 अक्टूबर को मैं कहता हूं कि दुनिया ने देखा कि दुनिया में इस तरह का इस्तकबाल ना कभी किसी कायद का पहले हुआ, ना मेरे ख्याल में आगे कभी होगा। तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम भूली नहीं अपने कायद को, अपनी कायद की खिदमात को, और उन्होंने 21 अक्टूबर को वो वेलकम कर कर ये साबित किया कि अब पूरी कौम पाकिस्तान की अपने कायद के साथ खड़ी है। तो अब जब हालात अच्छे मालूम हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब अब हम इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह खैरियत से जा रहे हैं, लेकिन दूसरी मैं समझता हूं कि ये जो हमारी ओपोनेंट पार्टीज हैं ये सिर्फ बुकलाहट का शिकार है। इसी वजह से आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ राना साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने कहा आपका पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बात दुरुस्त होगी, लेकिन दर हकीकत अगर हम बात करें में होते हुए भी सारी राना साहब सुन सकते हैं मुझे? जेल में होते हुए भी जो वो डिमांड करता है वो उसकी पूरी की जा रही है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मज़ाक़ा खेज बात है ना कि आप उसको इतने मुश्किलात के बाद जब वो अपने मुल्क में वापस आए हैं, तो उनको आते ही फिर ये मीडिया ट्रायल के जरिए या जो हमारी ओपोनेंट पार्टीज हैं वो एक लाडले का टैग देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सब इसमें नाकाम होंगे। अब क्योंकि मेरे ख्याल में राना साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही, सफदर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, अगर अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे है तो उनसे हम बात करते हैं। सफदर अब्बासी साहब जीडीए के रहनुमा हैं, क्या हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बासी साहब? जी मैं लाइन पे हूं जी। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप मुस्लिम लीग नून के साथ आप एक इत्तेहादी के तौर के ऊपर सिंध के ऊपर एक बड़ा महाज ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन एक जानिब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद उन्होंने आके पाकिस्तान के अंदर मफाहमत की बात की कि बहुत हो गया माजी के अंदर, वो फर्दर इंतकाम की बात नहीं करेंगे, और लंदन के अंदर तो एहसाब का मामला भी ख़त्म कर आए थे, और एक ये तासुर आ रहा था कि वो मफाहमत की बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जब उनके ऊपर कुछ प्रेशर बिल्ड होता है कि वो लाडले हैं, डील करके आए हैं, तो फिर दोबारा वो एहसाब की बात करते हैं और माजी के उन किरदारों की जो उनसे मुतल्लिक उनके मुताबिक उनके खिलाफ बरसरे पेकार रहे, वो चाहते हैं कि पहले उनका एहतसाब हो, फिर वो वजारत उज़्मा पर फायज होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि उनका ये जो मुतालबा है, इससे उनके लिए आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? इस तरह ये फॉर टाइम बीइंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए जी साहब, मैं मियाँ साहब के साथ, मैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ हमारी एक लंबी एसोसिएशन थी, तो मियाँ साहब के साथ मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी और बहुत से इशूज़ पे हमने उनके साथ काम किया है। और हम जो है ना काफ़ी मियाँ साहब की अपनी सोच यकीनन मुख्तलिफ मराहल में थोड़ी सी उसमें लचक रहती है। इस दफ़ा जब मियाँ साहब आए तो यकीनन से कोई शक नहीं कि उनको फैसिलिटेट भी किया गया, और जो भी आप देख रहे हैं चीज़ें आप सामने, उसके अंदर जो है ना एक फैसिलिटेशन काउंसिल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ मेरी नज़र में मियाँ साहब के लिए चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि जी उनको जब वो 2019 में यहाँ से गए थे, तो जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन थी, गालबन उनकी एब्सेंस में, और खासतौर पे जो 16 महीने की जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, उसके अंदर जो है ना वो एक काफी उस पर फर्क आया और वो काफी पोजीशन कमजोर हुई। ठीक, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज मियाँ साहब के लिए इस वक्त ये है कि जी वो उस पोजीशन को अपनी बहाल करें, और उसके लिए यकीन उनको अपनी वो जो पॉपुलर जो पॉलिटिक्स रही है उनकी, और जो पंजाब के अंदर उनका एक बहुत बड़ा असर, हल्का असर रहा है, उसको उनके लिए बहाल करना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसके साथ ही साथ इसमें भी कोई शक नहीं, हम आप कितना भी उसको तस्लीम करें, हम उनके साथ हों या ना हों, लेकिन ये कि खान साहब का वोट बैंक भी अपनी जगह अभी तक जो है ना कायम नजर आ रहा है, और वो जो भी लोग उनके साथ जो ना वोटिंग के हद तक उनके साथ थे, वो लग रहा है ऐसे कि जी वो अभी पीटीआई को अबंडन करने को तैयार नहीं है। अच्छा बात साहब, एक जानिब तो आप नून लीग के लिए जो पंजाब उसका गढ़ है, उसका किला है, वहां पर भी उनके लिए मुमकिन आप पॉलिटिकल थ्रेट की निशानदही कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जीडीए, एमक्यूएम और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई डेंट डालने में कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, सबसे पहले बात तो मैं एक चीज थोड़ी सी कहूँ कि जी अब पीएमएलएन दोबारा सिंध में जो है ना अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर सिंध में जो उनके ऊपर आ रहा है वो ये कि जी खासतौर पर 2012-13 के अंदर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे जो जितने भी उनके अलायंस थे, खासतौर पर पीएमएल फंक्शनल के लोग या पीरसा पगाड़ा या उनके जितने भी साथी थे, वो भी ये फील करते रहे कि जी 2013 और 2018 के दरमियान वो लोग अबंडेंट फील करते रहे, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि मियाँ साहब और जरदारी साहब की अपनी एक कॉमरेडशिप थी, जो जिसकी वजह से बाकी ऑपोजिशन जो थी वो इग्नोर हो रही थी। तो यकीनन पीएमएलएन को भी दोबारा अपने पैर जमाने, और यहाँ पे अभी प्रीमियर ऑपोजिशन में आपको बताऊं कि सिंध के अंदर जीडीए है, क्योंकि अगर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ही था जिसने 2018 के अंदर मुकाबला किया यहाँ पे, उसमें मैं रिजल्ट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि बिलावल साहब इल्जाम लगाते हैं कि जी ऊपर सिलेक्टेड हुकूमत थी, तो हम समझते हैं कि यहाँ भी सिंध के अंदर भी एक सिलेक्शन हुई थी, और जो एक कॉम्प्रोमाइज एक फॉर्मूला था, एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट थी, जिसके तहत पीपल्स पार्टी को यहाँ पे सिंध में गवर्नमेंट मिली। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब आप जरा लाइन पे रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं समीना पाशा साहिबा से जानना चाहूंगा। समीना साहिबा बताइएगा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक ऐसी लाइन ली हुई है पॉलिटिकल एंगल से जो कि सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है, दूसरी जानिब वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में भी हैं और स्टिल नवाज शरीफ उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं। ये क्या मामला है? किसी खास मिशन पर वो काम कर रहे हैं या वो अब उनकी पार्टी से राहें जुदा हो चुकी हैं? मिशन तो मुझे ऐसा कोई खास नजर नहीं आता ऑनेस्टली, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो बहुत वजादार सियासतदान होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बहुत जारहाना कोई स्टांस ले सकें अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट, जिनके साथ वो हमेशा रहे हैं या जिनको हमेशा वो डिफेंड करते रहे। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि वो दिल से ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोजीशन है पीएमएलएन की और जो सियासत ये पीएमएलएन इस वक्त कर रही है
वो यकीनी तौर पर जो शाहिद खान अब्बासी साहब उसके साथ चलने से बेजार नजर आते हैं और वो नहीं समझते कि ये कोई आइडियल सिचुएशन है। जमहूरियत के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है और वो ये समझते हैं कि खुद PMLN की सियासत के लिए भी ये तर्ज सियासत मुनासिब नहीं है। तो अब वो उसके साथ तो चल नहीं सकते, लेकिन वो उसके खिलाफ उस तरह से भी नहीं होना चाहते कि बिल्कुल PMLN को छोड़ दें या किसी और पार्टी का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि सारी जिंदगी आपने एक पार्टी के साथ सियासत की है तो आप फिर नहीं कंफर्टेबल महसूस करते कि किसी दूसरी जगह पर जाकर कुछ अर्सा कबल शाहिद खान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और उसके साथ साथ मुस्तफा नवाज खोखर ने मिलकर एक रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की एक कैंपेन रन की और बिल्कुल वाज़ेह था कि आने वाले दिनों में पार्टी कायम करने जा रहे हैं। और मुख्तलिफ ज़राए से हमारी भी बात हुई, उन्होंने एक प्लान किया, थोड़ा लेट हो गए लेकिन उनको प्लान अपना पोस्टपोन करना पड़ा। तो मुस्तकबिल के अंदर कोई पोटेंशियल पॉलिटिकल थ्रेट फील करेगी नून लीग इनसे कि तीनों शख्सियात मिलकर को पार्टी बनाएं, और जो PTI की वजह से स्पेस क्रिएट हुई है, क्योंकि इन तीनों की जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो उसी लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स को चला रहे थे। तो कोई इम्कान है कि फ्यूचर में तीनों लोग नजर आए और एक पार्टी बना लें? पहले तो इसमें यही सवाल है कि क्या वाकई PTI की वजह से कोई स्पेस क्रिएट हुई है, क्योंकि जैसे अभी आपके पहले मेहमान गेस्ट बात कर रहे थे कि PTI का वोट बैंक तो अपनी जगह मौजूद है और यही वजह है कि आगे जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, ये एक बड़ा फैसला कौन किस्म का इलेक्शन होगा अगर ये फ्री एंड फेयर होने दिया गया तो फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन सी जमात की पॉलिटिकल स्पेस है और कौन सी जमात जो है वो बिल्कुल सियासी मंजरनामे से आउट होती चली जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर इसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान भी लें कि वाकई PTI को एक सियासी जमात के तौर पर अब कमजोर पड़ चुकी है और उसकी कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, तो फिर आगे आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि क्या उसको गैप को फिल करने के लिए कोई नई जमात आएगी या पुरानी जमातें ही उस गैप को फिल करेंगी। तो इसका जो आपने अभी सवाल किया ना कि वो रुक क्यों गए या क्या वजह हुई, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन लोगों ने भी ये महसूस किया है कि जो इस वक्त हालात हैं वो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया जाए। आप देख चुके हैं IPP का हाल, आप देख चुके हैं परवेज खट्टर साहब की पार्टी का हाल, तो इसलिए उन्होंने भी इसको थोड़ा सा होल्ड ऑन किया है। मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शन के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, पता चलेगा कौन सी पार्टी किधर खड़ी है, तो फिर ही पता चलेगा। अगर कोई स्पेस हुई तो यकीनन उसके बाद वो आराम सुकून के साथ कोई नई पार्टी बना सकते। बिल्कुल नहीं। तो फ्यूचर में आपको ऐसा कोई इम्कान दिखाई देता है कि दोबारा अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करके कुछ अनाउंसमेंट कर सकेंगे मुमकिन तौर पर? जी, यही मैंने कहा कि अगर उन्हें लगता है आगे चलकर के PTI का जोर खत्म हो चुका है और वाकई अवाम भी उनको अबेंडन कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर वो ये सोचेंगे कि क्या अवाम अब PTI को भुला के क्या PMLN की तरफ देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, या इन दोनों को भी नहीं देख रहे और किसी नई तरफ देख रहे हैं। तो अगर वो किसी नई तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल इनका चांस बन सकता है, लेकिन इसके लिए इसमें बहुत बड़ा एक अगर है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जो अभी ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो सर्वे हैं और जो आपको मुख्तलिफ कन्वेंशंस के ट्रेंड बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि PTI अपनी जगह मौजूद है और उसका वोटर बैंक भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इलेक्शन पाकिस्तान में जो आज समाअत हुई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला संगीन खतरे से दोचार हो चुका है। क्या वाकई आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो बल्ले का निशान मौजूद नहीं होगा या अभी भी उसके बल्ले के निशान के मौजूद रहने को इम्कानात हैं? इस वाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। उसामा राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी इत्तेहादी कहते हैं कि आप तो सिंध के ख्वाब देख रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी स्टिल आपके लिए बहुत बड़ा एक पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के साथ साथ सिंध के अंदर भी अपने फुटप्रिंट्स को कैसे बढ़ा पाएगी? जी, पंजाब तो देखें, ये एक फैक्ट है कि जब से PMLN इन पावर आई है तो हमारी बेस भी पंजाब ही थी और फिर हम अपने काम की, अपनी कौम की खिदमत की वजह से हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को हमने कायल किया। तो अब रही बात सिंध की, हमने कुछ तंजीम साजी में अपनी तब्दीली की है और बशीर मेमन साहब अब हमारे सिंध के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं PMLN के। इसकी वजह से काफ़ी लोग ऑलरेडी हमारे कायदीन के साथ इन कांटेक्ट हैं और इंशाल्लाह जो एक मुतवक्का दौरा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिंध का, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े बड़े नाम हमारे इस काफ़िले के साथ शामिल होंगे और इंशाल्लाह वो एक इस चीज़ की नवीद होगी कि PMLN ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है इसमें दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। रही बात इस सिंध की, तो जैसे जो पीपल्स पार्टी है या जो हमारी और अपोजिशन जमातें हैं या जो ये लोग ये जो समझते हैं कि PMLN सिर्फ एक PMLN को पंजाब में भी थ्रेट है, तो बलोचिस्तान को अगर आप देखें तो बलोचिस्तान में PMLN का लोग समझते थे कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो अब आपने देखा कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दौरा बलोचिस्तान किया और वो एक कामयाब तरीन दौरा था जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आपने देखे
कि हमारे साथ हमारे PMLN के साथ शामिल हुए और BAP पार्टी जो एक तरह से पूरी वो मर्ज हो गई हमारे PMLN के साथ। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और जो उनकी इस कौम के लिए खिदमात हैं, वो इंशाल्लाह अब उनको फल लगने जा रहा है। और ये इलेक्शन जो हैं ये इस बात का ये साबित करेंगे इस चीज़ को कि इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। ठीक है, उसामा अफजल साहब ये ज़रूर बताइएगा कि आपका ताल्लुक साउथ पंजाब से, खानेवाल से है। अब यहाँ पर यह बात की जाती है इस्लामाबाद के अंदर कि नून लीग की एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मौजूद है IPP के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, कि वो कुछ एरियाज जहाँ पे उनको स्पेस देनी है, साउथ पंजाब उसमें शामिल है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी और PTI के वोट बैंक को उसके ऊपर वर्क कर रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो आप खुद वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर साउथ पंजाब में बिलखसूस खानेवाल में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़, इस एरिया में नून लीग की इस वक्त क्या पोजीशन है? अभी तक वहाँ पे आपने कोई बड़ा शो अभी करने का प्लान नहीं किया, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एरियाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और लोगों को मोबिलाइज कर रही है। तो साउथ पंजाब के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की? जी, साउथ पंजाब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो साउथ पंजाब है, मैं खुद क्योंकि खानेवाल से हूँ जैसे आपने कहा, हमारा जो साउथ पंजाब है वो एक ट्रेंड सेट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसने पावर में आना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात करने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारा खानेवाल, अगर मैं सिर्फ खानेवाल की बात करूं पहले शुरू में जो साउथ पंजाब का स्टार्ट है, तो वो तो पहले भी 2018 में भी हमने क्लीन स्वीप किया, PMLN को हमने अपने कायद को ये तोहफे में सारी जो सीटें थी वो दी, और अभी भी इंशाल्लाह हमारा जो ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है तो वो इंशाल्लाह इसी तरह इसी उस पर चलेगा। रही बात साउथ पंजाब की, आपने तरीके इसकी इस्तेकाम की बात की, तो वो ज़रूर एक नई पार्टी है और वो उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ अटैच किया है, लेकिन साउथ पंजाब में मैं ये समझता हूं कि वो ये करने में नाकाम रहे हैं। अभी उन्होंने एक जो वो शायद वो इसको समझते हैं कि उन्होंने पावर शो किया है, वो खानेवाल ज़िले में उनकी तहसील जहानिया में किया गया था, जो एक वहाँ पे एक उनके मतलब उनके साथ शामिल हुआ एक घर, और उन्होंने वो एक अरेंज किया पावर शो, तो वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ और मीडिया पे भी और वो घराना मोनस अलाई साहब के बहुत करीब है, उन्होंने वो मैनेज किया सारा। जी बिल्कुल, सॉरी, मैंने कहा वो घराना जो वहां पर उनके साथ शामिल हुआ था वो मोनस अलाई साहब के बहुत करीबी दोस्त और दस्ते रास्त रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि वो जो घराना उनके साथ शामिल हुआ था वो इससे पहले जब परवेज इलाही की हुकूमत थी पंजाब में, तो वो उनके करते धरते थे और उनके लिए चीज़ों को मैनेज किया करते थे। तो अब जैसे ही तरीके इस्तेकाम, और उनको भी क्योंकि एक क्लीन चिट चाहिए थी, जो उन्होंने मामलात सरंजाम दिए थे जिसकी वजह से नैब भी उनके साथ अटैच रही और उनके खिलाफ उस पर भी केसेस हुए और रेफरेंसेस दायर हुए। तो उनको एक क्लीन चिट की सूरत में उन्होंने समझा कि शायद हम अगर तहरीक इस्तेकाम का सहारा ले लें तो हमें हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रही बात मतलब जहां सिर्फ खानेवाल की नहीं, अगर साउथ पंजाब भी आप देखें तो रोज की हिसाब से शमूलियतें, जिस तरह आप अगर फॉलो कर रहे हैं मीडिया को या हमारे PMLN के सोशल मीडिया को, और उस तरह तो रोज जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ साथ नई शमूलियत भी हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, उसामा साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सफदर अब्बासी साहब से मैं जानना चाहूंगा, अब्बासी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन से, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़ी एक वार्निंग के नतीजे में हुए थे। आज PTI को नोटिस सर्व किया गया, 12 दिसंबर को दोबारा समाअत होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाजे किया है कि बार बार इंतखाबात को आप भूल जाइए, ये काम बार बार नहीं हो सकता, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। और जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ, पिलडेट के सरबराह ने भी उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब अब टाइम बहुत कम रह गया है और 14 दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर देगा, इस दौरान जो बल्ले का निशान है ये PTI इंटैक्ट रख पाएगी, या जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं ये कुछ PTI के लिए अनहोनी हो सकती है? देखिए भट्टी साहब जी, मेरा अपना प्योरली पर्सनल एनालिसिस है कि यकीनन इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आएगा, इससे पहले भी जो फैसला आया उस पर भी यकीनन एक डिस्प्यूट अपनी जगह मौजूद है कि जी क्या बाकी जमातों जो है ना वो भी इलेक्शन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको फॉलो करती हैं, या ये कि हर तरफ ही जो ना एक ही जैसी जो सूरत हाल। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो भी डिसीजन आता है, अगर अल्टीमेटली कोई चीज PTI के फेवर में नहीं आती तो यकीन उनके पास ऑप्शन ओपन है हायर जुडिशरी के। मैं समझता हूँ कि सारे मामला जो हैं मियाँ साहब की अपनी डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन
जो पीटीआई की इमरान खान साहब की अपनी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, पीटीआई की अपनी अगर उनको जो है ना बाहर किया जाता है निशान से, या इसके अलावा जो उनके अहलियत और नाअहलियत जब वो पेपर्स फाइल करेंगे दोनों हजरात, इमरान खान साहब भी और मियाँ साहब भी, खासतौर पे मियाँ साहब के उस तनाजुर में कि जी उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 के तहत, तो वो सारी की सारी चीजें जो उन्हें लैंड करेंगी जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारा एक लीगल अमल है जो मैं समझता हूँ आगे आपको देखने को मिलेगा, और उसको जो ना बहुत ही ज्यादा जो हमारी तमाम लोगों की आंखें जो है जमी होंगी अल्टीमेटली या हाई कोर्ट पे, उसके बाद या सुप्रीम कोर्ट के। मैं समझता हूँ कि ये फैसले अब जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली का जो ना जो भी होगा इलेक्शन से पहले जो भी फैसले आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। बात साहब ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगा, पीटीआई की मर्जी की आदत और उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो क्यादत है वो सीन से गायब है, मुकदमात का सामना है अदालतों में, ये मंजर से गायब हैं। अगर सिंध की मैं बात करूं, बिलखसूस कराची की बात करूं, तो क्या जीडीए, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो पीटीआई ने स्पेस वहां पर छोड़ी है, जिस पीटीआई के साइडलाइन होने की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुई है, क्या आप लोग पीटीआई के वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि आप ये तीनों पार्टीज हैं इनको वो वोट करें, या उनको आप इंप्रेस करने में कामयाब होंगे, या पीपल्स पार्टी उनको अट्रैक्ट करेगी? देखिए जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहा है अपना बड़ी साहब के, चाहे जैसे पीएमएलएन का बारे में मैंने कहा, हालांकि हम पीएमएलएन के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और हम चाहेंगे कि जी एक बड़ा अलायंस बने। एक्चुअली जो उनके ऊपर जो क्वेश्चंस उठते हैं 2013 की गवर्नमेंट में, वही क्वेश्चंस पीटीआई के ऊपर उठते हैं 2018 की गवर्नमेंट में। उधर भी हमें यह महसूस हुआ कि जी पीटीआई की जो क्यादत थी वो सिंध को अबंडन करके चली गई, हालांकि उनके अच्छे खासे 29 एमपीएज अपने थे, जीडीए उनके साथ अलायंस में थी, 14 एमपीएज हमारे थे, एमक्यूएम के कोई 21 एमपीएस थी, कोई 65 एमपीएस का जो ना एक ऑपोजिशन का अलायंस था जो कि आखिर तक पीटीआई के साथ खड़ा रहा, और वो पीटीआई को उन्होंने नहीं छोड़ा। जीडीए ने तो जो ना हुकूमत भी नहीं ज्वाइन की। अगर आपको याद होगा जब कौमी असेंबली में ये बनी, बाकी सारी जमातें हुकूमत में गई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जीडीए वाहिद अलायंस था, हमारे 3 मेंबर्स थे जो हम ऑपोजिशन में बैठे रहे। तो हमने तो जो है ना पीटीआई पे भी गालबन यही एक डिस्टेंस तो पैदा हुआ, जिसके बाद जब ये हुकूमत गई और फिर जब 9 मई के वाकयात हुए, तो उनमें से अक्सर उनकी जो सीनियर लीडरशिप थी, जैसे लियाकत जतोई साहब हैं, या अरबाब रहीम साहब हैं, या गौसरी शाह साहब हैं, मोहम्मद मियां सुमरत साहब हैं, ये पार्टी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग हो गए। बिल्कुल ठीक। और कल ही लियाकत जतोई साहब ने जो है मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा जो उनका जो फैक्टर है दादू और जामशोरी की पॉलिटिक्स में, कल ही उन्होंने जीडीए को ज्वाइन किया, और अरबाब रहीम साहब से भी हमारी बिल्कुल ठीक मुकम्मल है। बिल्कुल ठीक है। बात साहब देखते हैं ज़ाहिर है अभी आप लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं और देखते हैं कि किस हद तक आप वहां पर आपका ये इत्तेहाद कामयाब हो पाता है। समीना साहब आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हुई और जिस किस्म के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की जानिब से रिमार्क सामने आए कि अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, दोबारा इलेक्शन का नहीं कहेंगे और बार बार ये काम नहीं हो सकता। पिलडैट के सरबराह ने भी इसके ऊपर, इस इलेक्शन पर बहुत से सवालात उठाए। आप क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं कि दिन बहुत कम है, पीटीआई के लिए कितना मुश्किल होगा बल्ले के निशान को इंटैक्ट रखना, क्योंकि अब तक तो इलेक्शन की जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे, आपकी असेसमेंट क्या है? नहीं, बिल्कुल अभी राइटली जिससे बासित साहब ने बात की है, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि सवाल तो सिर्फ पीटीआई के ही क्यों उठे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है क्योंकि सभी जो 150 के करीब मेरा ख्याल है सियासी जमातें हैं और किसी के इलेक्शंस को कभी मसला नहीं बनाया गया और सबके ही इलेक्शंस इसी तरह के होते हैं या इससे भी बुरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी और को ना सिंगल आउट किया जाए, सिर्फ पीटीआई को किया जाए, तो ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने बात की कि क्या बैट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका फैसला अगर तो आईन और कानून के मुताबिक होना है या इसका फैसला अगर तो आजाद इलेक्शन कमीशन ने करना होता तो यकीनन यहाँ पे कोई माहिर कानून या मैं कोई भी इस पे राय दे सकता था, लेकिन जब इसके फैसला ही कहीं और होना है और मामलात ही कहीं और तय होते हैं, उसके बाद सिर्फ ये अनाउंसमेंट ही होती है कि जी ये हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद उस पर क्या बात की जाए। बात ये है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है इस बात की हकीकत कि इस वक्त अगर बैट रहा बैलेट पेपर के ऊपर तो बहुत मुश्किल है पीएमएलएन के लिए जीतना, या और किसी तमाम सियासी जमातों को साथ मिला के भी एक अलायंस बना लिया जाए बीडीएम टाइप, तो तब भी जीतना मुश्किल है। तो अगर तो ये तयशुदा बात है कि पीटीआई को नहीं आने देना, तो फिर तो इस सूरत में उनके साथ ये किया जाएगा, बिल्कुल उसका बहाना इंटर पार्टी इलेक्शन हो या कोई और हो, बात सिर्फ इतनी है कि फिर बैट भी लिया जाएगा और हर तरह से उनका वोट बैंक तोड़ने कम करने की कोशिश की जाएगी।
इससे फर्क कितना पड़ेगा? इससे सर्टेनली अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बैट की जगह कोई और निशान होगा तो लोग उसको जाके वोट कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, फर्क जरूर पड़ता है निशान चेंज होने से। लेकिन समीना, अभी आपने ख्वाजा साद रफीक रफीक साहब की स्टेटमेंट आपने पढ़ी या सुनी होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीटीआई को हर सूरत बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए, एक अच्छा साइन होगा। क्या आप समझती है कि नून लीग वाकई इतनी कॉन्फिडेंट है कि बल्ले से उन्हें कोई खतरा नहीं है, या वो सिर्फ ये अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमें कोई फिक्र नहीं है? वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो ऊपर से अपना एक जमहूरी चेहरा दिखाने के लिए इस तरह की बात जरूर करते हैं कि जी सब इलेक्शन लड़े, बल्ला भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंदर से बाकायदा पूरी एक प्लानिंग भी होती है और पूरी एक डिमांड लिस्ट भी होती है कि जी ये क्यों फिर ऐसा है कि पीटीआई पंजाब में कन्वेंशन नहीं कर पा रही, क्यों ऐसा है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो गायब हो जाते हैं, क्यों उनके जो टिकट होल्डर्स हैं वो आके डिसोन कर रहे होते हैं पार्टी को। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर इतना ही खुला स्पेस पीटीआई को देना होता तो फिर ये सब भी ना हो रहा होता। बिल्कुल तो इसलिए मुझे इसमें कोई यानी मुश्किल बात नजर नहीं आ रही कि बैट भी इनसे वापस लिया जाए, और वो भी शायद बिल्कुल करीब जाके लिया जाए, ताकि जो नया कोई भी निशान हो उसको आवाम तक मैसेज पहुंचाने में भी उनको वक्त ना मिल सके। और दूसरा ये कि अदालतें भी आपको पता है कितनी जल्दी शायद मामलात पे फैसले ना कर सके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनेगी पीटीआई की। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। नून लीग काफली के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ तो इत्तेहाद कर चुकी, क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब दीगर सियासी जमातों के पास भी चलकर जाएंगे, मफाहमत करेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे, और क्या आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत बनाने की राह हमवार की जा रही है? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। देखें, हम पहले भी पीडीएम का हिस्सा रहे हैं और हम एक यूनिटी और मुफाहमत की सियासत पर हमारे कायद भी बिलीव करते हैं और हम सब का भी इस चीज़ पर बिलीफ है। तो अब जैसे हम अब चौधरी शुजात को मिले हैं, इस तरह मैं समझता हूं कि अगर हम सब मिलकर एक अच्छी इन्वायरमेंट में एक अच्छे तरीके से इलेक्शंस को कंटेस्ट कराने में कामयाब हो जाएं, तो हुकूमत चाहे जिसकी भी बने, वो हमें तो ये यकीन है कि इंशाल्लाह जो भी हालात चल रहे हैं, पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत वफाक में और इस तरह इंटैक्ट होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक अच्छे इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ चलकर ये माहौल पैदा किया जाए। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, समीना पाशा, सफदर अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल क्यों इस्तेमाल हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियों के बावजूद अबूरी अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ ताहाल मुअस्सर कार्रवाई नहीं कर सकी। अफगान हुकूमत गाहे बगाहे लफ्जी जमा खर्च तो करती रही, मगर दर हकीकत टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन न लेने के बायस बहुत से सवालात जन्म ले चुके हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन, ईरान और पाकिस्तान समेत लगभग 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैला रही हैं। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात उल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सरे फहरिस्त हैं। अफगानिस्तान से अलकायदा यूरोप और अमेरिका को, तहरीक इस्लामी तुर्कमेनिस्तान चीन को, जबकि IMU उज़्बेकिस्तान को निशाना बनाती है। अफगानिस्तान से ही जुंदुल्लाह ईरान में, दाइश यूरोप और अमेरिका में, जबकि हिजबुल तहरीर और जमात उल अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों की अब बाकायदा माली मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में टीटीपी और अफगान हमायतकार के जो मरकजी किरदार रहा है अफगानिस्तान की हमायत का, इसके साथ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और अदल फसाद से तकरीबन ख़त्म होने वाली टीटीपी अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद दोबारा मुतहरिक हो गई है। एशिया पैसिफिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 तक पाक फौज के ऑपरेशंस की बदौलत टीटीपी के हमले मुसलसल कम होते गए थे, मगर 2020 के बाद से टीटीपी के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान में 2020 में 49, 2021 में 198, 2022 में 237 हमले किए। गुज़श्ता साल टीटीपी के 317 हमलों में 399 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में भी अफगानिस्तान में छोड़े जाने वाला अमरीकी असला इस्तेमाल हुआ था। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में होने वाले तमाम खुदकुश हमलावर भी अफगान थे।
टीटीपी को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तान के बार बार मुतालबे पर भी कोई एक्शन ना लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट अफगान तालिबान के दौर में खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का इंकशाफ किया गया है। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। आप माहिर अमूर सलामती हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, लाखों अफगान मुहाजिरीन को कई दहाइयों तक यहाँ बसाए रखा, लाखों गैर कानूनी तौर के ऊपर अफराद अफगानी भी पाकिस्तान आए, उनको भी होस्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर देर पामन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब जब वहाँ पर अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है, कई मरतबा पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अब पता चला है कि वहाँ पर 23 दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिसमें से 17 पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगान हुकूमत टस से मस होने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने मदऊ किया। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती का एक अहम तरीन मामला है और पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो तमाम अहम तरीन उमूर हैं, खारजा हो, काउंटर टेररिज्म हो, मईशत हो या इंटरनल सिक्योरिटी हो, वो इसी मसले से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है और फौजी क़यादत है, उसने बर वक्त एक इदराक किया इस बात का कि जामिया अंदाज में अफगानिस्तान को अंडरस्टैंड और डील करना चाहिए। इसलिए पहली दफ़ा आपने देखा कि एक जामिया और हमजहत पॉलिसी सामने आई है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि बदकिस्मती से इससे कतई नजर कि वहाँ की जो मौजूदा इंतजामिया है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे 45 साल में आप अग्री करेंगे, हमारे तमाम तर जो माशी और टेररिज्म से रिलेटेड मसाइल हैं, स्मगलिंग से रिलेटेड, ब्लैक इकोनॉमी से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, जो इलीगल ट्रेड है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, आर्म्स प्रोलिफरेशन है, इन तमाम मामलात का जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान से है। तो इसलिए ये एक मैं समझता हूँ एक अहम डिसीजन था कि हम अपने मुल्क में जितने गैर मुल्की इलीगली मौजूद हैं उनको अपने वापस मुल्क रवाना करें, और उनमें से जो वेल मीनिंग हैं और अमन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर रह के कारोबार करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, इलाज के लिए आना चाहते हैं, वो फिर प्रॉपर वीजे के जरिए आए। तीसरा पहलू ये है कि इस वक्त बदकिस्मती से, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, अफगानिस्तान की जो एक गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है, उसके नतीजे में दोबारा से अफगानिस्तान इस खित्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और जिस तरह आपने खुद कहा कि तकरीबन शायद ही कोई दहशतगर्द तंजीम इस खित्ते की हो जो कि अफगानिस्तान को अपना बेस ना बना चुकी हो और उनको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, इन तमाम चीजों की खुले बंदों आजादी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो ETIM है, जो कि चीन के खिलाफ सफारा है, वो भी अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही है। ईरान के खिलाफ जंदुल्ला जो सफारा है वो भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका और यूरोप के खिलाफ दाइश वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ BLA, BLF और TTP वहां से ऑपरेट कर रही है। ये मजमूई तौर के ऊपर 53 ममालिक के अंदर यहाँ पर मौजूद दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। सर, मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, अब जब मुझे याद पड़ता है जब ये कतर के अंदर मुआहिदा हुआ था, तालिबान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके जो वहाँ पर जो मौजूद थे जिम्मेदारान, तो ये कमिटमेंट थी, रिटर्न कमिटमेंट थी कि अफगान सरजमीन दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वहाँ पे दहशतगर्दों के सेफ हेवन्स नहीं बनेंगी, वहाँ इन्होंने अंडरटेकिंग दी। लेकिन अब क्या वजह है कि उस तरफ अफगान हुकूमत तवज्जो देने को तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द के जितने हमले हुए गुज़श्ता 2 सालों में, उसमें तमाम उन दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलविस थे, लेकिन वहाँ पर अफगान हुकूमत की क्या इस्तेदाद कार नहीं है या वो किसी वजह से खुद उससे चशमपोशी इख्तियार किए हुए? जी, इसकी 3 वजूहात हैं। हकीकत पसंदाना और गैर जज्बाती अंदाज में अगर इसका जायजा लिया जाए, पहली बात यह है कि जिसको कम समझा और गौर किया जाता है वो मामला नजरिए का है। जो TTP के बदकिस्मती से आला क़यादत है, उनका जो अंदाज़े फिक्र है और उनका जो नजरिया है, जो आइडियोलॉजी है, वो वही है जो कि अफगान तालिबान की है। तो ऑब्वियसली एक नजरियाती हमदर्दी पाई जाती है उनकी TTP के हवाले से। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि बहुत सारे मिड रैंकिंग जो इनके लोग हैं और लोअर रैंक्स में
वो चूंकि उनको काम ही यही आता है, तो वो दोनों तंजीमों में एक दूसरे ट्रांसफर होते रहते हैं। कभी वो टीटीपी के लिए काम कर रहे होते हैं, कभी अफगान तालिबान के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, अब चूंकि उनकी नजरियाती क़यादत ने उनको हालांकि इसकी ताकीद भी की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, आपका जनाजे में भी हम अटेंड नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई का जो हिस्सा है वो अफगान तालिबान के नजरिए से मुख्तलिफ है। लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आता है कि उनकी जो इंतजामी सतह पे कंप्लीट जो है नालायकी भी है और नाकामी भी है कि वो इस सोच को अमली जामा पहना चुके और अपने मुल्क से जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा कर सके। इसमें एक छोटा सा पॉइंट में एक नया ये ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, मैं समझता हूं कि इनका जो तर्ज अमल है वो एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरे लिए बड़े तकलीफदेह मामला है कि जब आप मुसलसल इस्लाम के पाकीज़ा नजरिए को दहशतगर्दी से यानी कि मुंसलिक करते हैं, तो ये आप इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस्लाम के नाम पे एक रियासत कायम करते हैं और फिर आप 53 मुल्कों में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देते हैं, तो मैं समझता हूं ये गैर जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमती और रियासती सतह पे नहीं है, ये इस्लामी नजरिए के साथ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं जुल्म है कि इस्लाम को तशद्दुद और जुल्म और इस तरह के दहशतगर्दी के मामलात के साथ मुंसलिक किया जाए। ये तो हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। तो ये बहुत अहम बात है जो हमारे मुसलमान भाइयों को पूरी दुनिया में समझने की जरूरत है। और आखिरी बात जो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपील करना चाहूंगा अफगान तालिबान से, अफगान हुकूमत से, कि देखिए उनकी अपनी कौमी सलामती की और स्टेबिलिटी की और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि वो अपने तमाम अफगान शहरियों पे जोर दें कि वो पाकिस्तान जो आना चाहते हैं वो पाकिस्तान के तमाम कवानीन का एहतराम करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनकन्वीनियंस फेस ना, बजाय ये कि वो एक गैर जिम्मेदाराना बयानिया मुरतब करें और खामखा कानून से पहलू तही करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद साहब, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जब ये निशानदही की गई है, एशिया पैसिफिक फोरम की रिपोर्ट भी है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी सामने आई है, अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो तेज़ गश्त तंजीमें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं बड़े आसानी के साथ मुख्तलिफ दुनिया के 53 ममालिक के खिलाफ। तो क्या ये इस बात के खतरात मौजूद हैं कि दोबारा अफगानिस्तान की हुकूमत या वहाँ पर ऐसे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो किसी को दावत दे रहे हैं कि दोबारा वहाँ पर इनकी ऐसे अनासिर को, टेररिस्ट जमातों को कुचलने के लिए वहाँ पर दोबारा कोई एक्शन वहाँ पर किया जाए? तो हालात तो उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि अफगान हुकूमत तो नहीं लगता इवन अमरीकी असला वो इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं रोक पाए, तो इतने बड़े नेटवर्क को अफगान हुकूमत की कैपेबिलिटी तो नहीं दिखाई दे रही कि वो इनको काउंटर कर पाएंगे। देखिए, मैं मुख्तसरन दो पहलू आपके बहुत अहम सवाल के जवाब में उजागर करना चाहूंगा। पहला पहलू एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। एक्सटर्नल ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कैपेबिलिटी से ज्यादा ये मसला जो है ना ये पॉलिटिकल विल का है। मैं ये समझता हूँ कि जो हकायक और 2.5 साल का जो हमारा तकलीफदेह तजुर्बा है वो ये साबित करता है कि सलाहियत से ज्यादा ये इरादे की कमी है। वो मुखलिस ही नजर नहीं आते कि अपनी सरजमीन को कंट्रोल करें और दहशतगर्दी का खात्मा करें, क्योंकि शायद इसको वो एक लीवरेज के तौर पे पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए यूज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनको वो इस बात को भूल रहे हैं कि वो आलमी सलामती के लिए, इस खित्ते की सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, ईरान, रूस और चीन, तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो उनके हवाले से, उनके तर्ज अमल के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं और हकीकत पसंदाना अंदाज में उनको देखती हैं। तो मोहम्मद साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, ये ऐसे ममालिक हैं जो अफगानिस्तान की तमीर नौ के अंदर भी बड़ा बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वहाँ पर हॉस्पिटल कायम किए, वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प की जाती है, उनके बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती है। तो अगर अफगान हुकूमत का यही रवैया रहा तो फिर चीन हो, पाकिस्तान हो, दीगर ऐसे ममालिक हो, फिर उनकी तरफ से तो ये ताउन मुस्तकबिल में खत्म होने का खदशा भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि खुद अफगानिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जरूरी है कि उनकी हुकूमत जो है एक जिम्मेदार तर्ज अमल का मुजाहिरा करे, अपनी सरहदों से दहशतगर्दी का खात्मा करे, अपने आप को एक जिम्मेदार अमन पसंद रियासत के तौर पे दुनिया के सामने साबित करे और तमाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए अपनी टेरिटरी को इंश्योर करे कि वो इस्तेमाल ना करे। लेकिन एक बात मैं आपकी तवज्जो से क्विकली ये कहना चाहता हूं,
जो कि इंटरनल पहलू है। अभी क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सियासी जमातें जो कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ एथनिक पॉलिटिक्स कर रही हैं और अफगानी जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है उनके वापस जाने के हवाले से मुखालिफत का एक बयानिया बना रही हैं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को मैं समझता हूं कि अपने शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए पहलू तही का मुजाहरा ना करें, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान की कौमी सलामती को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। यकीनन, बिल्कुल दुरुस्त साहब का बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट किया। ये है और तमाम सियासी जमातों को जो ऐसी हिकमत अमली रखती हैं, ऐसे अनासर को इस्तेमाल करने की सोचती हैं, उन्हें फैसिलिटेट करने का सोचती हैं, तो उनकी लम्हा फिक्री है कि मुल्की मफाद और मुल्की वकार और मुल्की सलामती उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए। मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PI और स्टील मिल्स के बाद पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी बुरे माली हालात का शिकार है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्शी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह 756 अरब 89 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। PSO ने सुई नॉर्दर्न, जेनकोज, हपको, कैपको और PIA से अरबों रुपए वसूल करने हैं। सुई नॉर्दर्न ने PSO के 485 अरब रुपए, जिनको ने 150 रुपए अदा करने हैं। इस तरह PIA के जिम्मे 26 अरब 91 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। हुकूमत पाकिस्तान PSO की 95 अरब रुपए की मकरूज है। PSO ने लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में 153 अरब रुपए से जायद वसूल करने हैं, जबकि PSO ने बैनुल अक़वामी सप्लायर्स को 231 अरब रुपए से जायद वाजिबात अदा करने हैं। PSO के लिक्विडिटी मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट की गारंटी और बैंकों को गवर्नमेंट की गारंटी पर बैंकों को 50 अरब रुपए का कर्ज देना था, मगर बैंकों ने बुनियादी शर्त यह आयद की थी कि कर्ज गवर्नमेंट गारंटी के जरिए से दिया जाएगा, क्योंकि बैंकों ने पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से छूट हासिल करके अपनी हद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया था और वो गवर्नमेंट की जमानत के बगैर PSO को मजीद फंड्स देने को तैयार नहीं थे। अगस्त 2022 में हुकूमती जमानत के तहत PSO के लिए 50 अरब रुपए के कर्जे की सहूलत बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। अब चूंकि फाइनेंस डिवीजन की जानिब से दी गई 1 साल की गारंटी खत्म हो गई है, लेकिन PSO की लिक्विडिटी के मसाइल अभी भी बदस्तूर मौजूद हैं, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को LNG की सप्लाई के साथ साथ पावर सेक्टर और दीगर हुकूमती इदारों की तरफ से वसूल होने वाली जो बड़ी रकम है अभी तक वसूल नहीं हो पाई। मार्च 2023 में भी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को अदायगी के लिए 27 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट की मंजूरी दी गई थी, ताकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल को बाकायदा तौर पर दिवालिया होने से बचाया जा सके। अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल को चलाने के लिए मजीद रकम दरकार है और ऐसे में बैंकों ने भी मजीद कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वन टाइम गवर्नमेंट गारंटी देने की बात तो की, तो हुकूमत की जानिब से यह कहा गया है कि हुकूमत दिसंबर तक गारंटी को मजीद बढ़ा देगी, लेकिन वजारत खजाना केस टू केस जायजा लेने के बाद कर्ज की इजाजत देगी। PSO पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। पाकिस्तान का 50% तवानाई का इन्हिसार PSO पर है। इस सब सूरत हाल के बावजूद PSO में बदतरीन माली मुश्किलात हमें दिखने को मिल रही हैं। अब तो गैस टैरिफ भी बढ़ाया जा चुका है, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि गैस कंपनियों से जो अरबों रुपए की वसूली होनी है PSO के लिए, वो रिकवरी करवाई जाए ताकि PSO को डिफॉल्ट से बचाया जा सके। PSO आज इस बहरान का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिसियां हैं, जिन्हें ठीक करने की अशद जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि PSO का हाल भी उन इदारों वाला ना हो जो इस वक्त दिवालिया हो चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।